नमस्कार दोस्तों, एल&आर क्लासेस बारमेर में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा जो 9/9/2024 को संपन्न हुई है। और इस परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें से हमारे ऐप यानी L&R क्लासेस BMR से जो जो सवाल हूबहू रूप से आए हैं उन पर आज हम चर्चा करते हैं। अधिकतम सवाल अपने चैनल से आए हैं तो वहां से हम बात करते हैं किस प्रकार से सवालों की श्रृंखला रही है। ये हमारे ऐप है। सेकंड ग्रेड हिंदी का भी L&R क्लासेस पर ऐप अवेलेबल है। हूबहू प्रश्नावली आप आगे देख लेंगे किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और कॉलेज प्रोफेसर का भी ऐप है L&R क्लासेस पर, पूरा कोर्स है जिसमें 1000 वीडियो है। और स्कूल व्याख्याता का भी हिंदी ई पेपर का पूरा विश्लेषण और पूरे तरीके से समीक्षात्मक, अवधारणात्मक और तथ्यात्मक सवालों सहित हमारे ऐप में कोर्स अवेलेबल है। और अभी हम बात करते हैं प्रश्नों पर जो हमारे अपने ऐप L&R क्लासेस के ये जो वीडियोस है उनकी जो पीपीटी है उनमें हूबहू किस प्रकार से यह प्रश्न आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सोरठा छंद की विशेषता नहीं है। सवाल कहां से आया? छंद से। और क्या पूछा गया कि सोरठा छंद की विशेषता नहीं है। अब ऐसा सवाल आने पर अगर हमें सोरठा की सारी विशेषताएं पता है तो आराम से ये सवाल हो जाएगा। और देखिए यहाँ हमने जब पढ़ा था तो इन सभी विशेषताओं को पूरे विश्लेषण के साथ पढ़ा था कि ये किस प्रकार का छंद है। मात्रिक अर्ध सम छंद है। तो ये देखिए ये सम चरणों का की तुक मिलती है, ये गलत है, उसकी जगह विषम होगा। बाकी ये विषम चरण में 11 मात्राएं, ये रही 11 मात्राएं। विषम चरण में कितनी मात्राएं? 11। और सम में कितनी? 13। यानी सोरठा की सारी बातें इस एक ही स्लाइड पर उपलब्ध है और उनमें से जो बात नहीं है वो क्या हो जाएगा? असोरठा की विशेषता नहीं हो जाएगा। जो क्या है? सम चरणों की तुक मिलती है, उसकी जगह ये देखिए विषम चरणों के, ये पढ़ा, इसका उत्तर यहाँ पर है। विषम चरणों के अंत में प्राय एक लघु वर्ण आता है। तो हमें याद रखने वाली बात क्या है? विषम चरणों के अंत में सोरठा के विषम चरणों का तुक मिलता है, अर्थात पहले और तीसरे के अंत में प्राय एक लघु वर्ण आता है। और वहां पर क्या होगा? विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आएगा तो अपने आप एक जैसे वर्ण आते ही क्या हो जाएगा? तुक मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुक मिलता है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, वो भी हो गया। सम चरण में कितनी? 13 मात्राएं, ये रही 13 मात्राएं। 2 और 4 के एक, 2 और 4 से दूसरे और चौथे में। कहने का मतलब ये है लॉन्जाइनस के अनुसार निम्न में से उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उदात्त के सारे स्रोतों में से 5 जो स्रोत है उनमें से पूछा क्या गया है? जो बात पूछी गई है उस पर ध्यान देना है। उदात्त के स्रोत है उसमें से प्रमुख कौन सा है? पहले ही पंक्ति प्रमुख कौन सा है? महान विचार प्रमुख है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी स्लाइड जो L&R क्लासेस की स्लाइड है उसमें हम पढ़ रहे थे, तब पहला ही देखिए ये उदात्त के स्रोत, पहला स्रोत क्या पढ़ा हमने? महान विचार पढ़ा। और ये लिखा हुआ इसमें उदात्त का मूल आधार, यानी पूरे उदात्त सिद्धांत का मूल आधार है। तो मूल आधार है तो प्रमुख स्रोत भी यही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम तरीके से चीजों को पढ़ें, इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाएं तो आप 90% से अबोव तक मार्क्स ला सकते हैं। और हम अपनी क्लास की बात करें तो क्लास में जहां जहां आप पढ़ रहे हो वहां वहां आपको ये क्रम वाइज सवाल मिलते दिखाई देंगे। ये भी कई बार आता है, सच्चे वाग्मी को हमेशा
शुद्र एवं हीनतर विचारों से दूर रहना चाहिए। ये पंक्ति किसकी है? लॉन्जाइनस हम इंग्लिश में कहते हैं, और मूल नाम उनका क्या था? लॉन्गिनुस था। हिंदी की प्रमुख बोलियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हिंदी की बोलियों की बात हो रही है, प्रमुख बोलियों के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के संबंध में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं, जिन्हें हमने अपने ऐप पर सारणी के रूप में पढ़ा था। देखिए, खड़ी बोली की बात हो रही है, और उसमें खड़ी बोली के बारे में क्या कहते हैं? विद्वान गिलक्राइस्ट कहते हैं मानक या परिनिष्ठित है। तो यहाँ पर क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार खड़ी का अर्थ है कर्कश। ये रहा, देखिए, कामता प्रसाद गुरु क्या मान रहे हैं? कर्कश। सीधा सवाल उठा, इसी सारणी से पूरे के पूरे यहीं से मिल जाएंगे। एक सारणी जिसको याद थी उसका ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो कामता प्रसाद गुरु क्या मानते हैं? कर्कश मानते हैं खड़ी को। दूसरा क्या आया? किशोरीदास वाजपेयी का आया। तो किशोरीदास क्या मानते हैं? आकारांता खड़ी पाई, खड़ी पाई के कारण ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। किशोरीदास होगा, किशोरीदास गुप्त के गुप्त नहीं है, सॉरी, किशोरीदास वाजपेयी जो कि व्याकरण पर काम करते हैं, उनके अनुसार आकारांत है। तो देखिए ये आकारांत, और उसके साथ ही साथ गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? मानक या परिनिष्ठित कहते हैं। और उसी के साथ अब्दुल हक जो है वो गवारू कहते हैं, जो इसमें नहीं आया है। अकारांता के स्थान पर उकारांता ब्रज की विशेषता नहीं, ये यहाँ पर बड़ा है। उत्तर यहाँ से निकला। ब्रज की विशेषताएं देखिए, ब्रज क्या है? ओकारांत भाषा है, ये लिखा पड़ा है। इस पर हम जब बात कर रहे थे तब इस पर बार बार बात की थी कि ब्रज कैसी है? ओकारांत है। ये ब्रज, यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि ब्रज जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार खड़ी बोली की आकारांता के स्थान पर उकारांता ब्रज भाषा की विशेषता है। नहीं, उकारांता नहीं है। क्या है ब्रज की विशेषता? ओ आता है। अंत का मतलब अंत, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ब्रज में अधिकतर क्या आता है? ओ आता है। तो ओकारांत है, जिसके साथ वाक्य का अंत होता है उसे ओकारांत, इकारांत, इस प्रकार से अकारांत कहा जाता है। आचार्य कुंतक द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों में सम्मिलित विषय नहीं है। यानी कुंतक जो है वो काव्य लक्षणों में सम्मिलित विषय की बात करते हैं। कुंतक ने किन किन विषयों को अपने काव्य लक्षण में रखा, उस पर अगर बात करें तो उन्होंने किस किस को रखा था? सुव्यवस्थित रचना को रखा, वक्र कवि व्यापार को रखा, शब्दार्थ के सहित भाव को रखा था। तो यहाँ पर देखिए, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, तो सीधा ही आगे आ रहा है कि शब्द और अर्थ, शब्दार्थ का सहित भाव, ये हो गया शब्दार्थों सहितों में। शब्द अर्थ से युक्त वक्र व्यापार वाली रचना क्या है? काव्य व्यापार है। तो वक्र कवि भी इसमें आ गया, और उसके साथ ही साथ सुव्यवस्थित रचना। ये देखो, बंधे व्यवस्थितो काव्य तदित अहनादकारिणी, इसको हमने अच्छे से पढ़ा था कि कुंतक जो है वो क्या करते हैं? व्यवस्थित बंध को मानते हैं। किसको मानते हैं? व्यवस्थित बंध को मानते हैं। तो यहाँ पर सुव्यवस्थित रचना या सुव्यवस्थित बंध इसमें पड़ा है, और रस मीमांसा पर कुंतक बात नहीं करते। तो ये इसका उत्तर हो गया था। तो यहाँ कुंतक के बारे में अगर यहाँ हमने इन दो पंक्तियों को ढंग से पढ़ा है तो हमारा ये गलत हो ही नहीं सकता। अगला है, दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हैं। ये पीड़ा किसकी है? ये पीड़ा है आधे अधूरे नाटक की। जो बड़ी लड़की है उसकी पीड़ा है, जो अपनी माँ से वो पीड़ा का बयां कर रही है। वो कह रही है कि जितना हम साथ रहते हैं उतना ही, उसके पति का नाम मनोज है, और मनोज के बारे में वो अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि हम जितना साथ रहते हैं उतना ही हम एक दूसरे से अपने आप को अजीब
अजनबी महसूस करते हैं। और ये बात बड़ी लड़की ही ने किससे कही है? स्त्री और बड़ी लड़की का संवाद चल रहा है और हम बात कर रहे थे कि मनोज के बारे में ये कथन कह रही है। तो कथन, अगर हम किसी रचना को ध्यान से पढ़ें तो उस कथन की प्रकृति के आधार पर ही पता चल जाता है कि ये कथन किसका है। एग्जैक्ट याद नहीं है तो भी शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि अजनबी वाले भाव किसमें थे, कौन दुखी थी। तो जो दुखी पात्र है, वास्तव में जो दुखी है, द्वंद्व में रहती है सावित्री, लेकिन बड़ी लड़की जो है वो वास्तव में दुखी है अपने रिश्ते से। जो उसने मनोज के साथ शादी की है उसमें वो संभालने का प्रयास करते हुए भी अपने जीवन को अच्छे से संभाल नहीं पा रही है और बहुत अधिक दुखी है। अगला है, बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उधो नित बस्ती बहार बरसा की है। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? बिन आते ही क्या होगा, बिन देखा, भले आप कोई भी वाक्य है, अपने सामने कोई भी पद लिखा हुआ है, दोहा लिखा हुआ है, साखी लिखी हुई, कुछ भी लिखा हुआ है और बिन आ गया, बिनु आ गया, बिना आ गया, तो सीधा अलंकार कौन सा पकड़ना है अपने को? विभावना अलंकार ही होगा। विधन भावना यानी विशिष्ट भावना, विभावना। और कारण न होने या वास्तविक कारण के न होने पर भी कार्य का होना बताया जाए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वहां पर क्या है? विभावना है। तो विभावना में बिनु शब्द आएगा तो ये हमने बात कर ली है कि बिनु, बिना, रहित इत्यादि वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द देखते ही बाकी क्या है उदाहरण में उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। बिनु, बिना, बिना के बिना को देखते ही, रहित इत्यादि शब्दों को देखते ही हम कौन सा अलंकार कर देंगे? विभावना अलंकार टिक कर देंगे और उसको कोई गलत कर नहीं सकता। नागमती वियोग खंड के 12 मासा के क्रम में इस मास के प्रकृति वर्णन के अंतर्गत वीर बहुटियों को के रक्त के आंसू की उपमा दी गई है। नागमती के आंसुओं को वीर बहुटियों की उपाधि दी गई है। कौन से महीने की बात हो रही है? तो सीधा ये रहा, नागमती वियोग खंड। तो कौन सा खंड है? 30वां खंड है। याद रखने वाली बात है, आगे की परीक्षा में आने के लायक। यहाँ हम जिन सवालों की बात कर रहे हैं उन सवालों में से और नए नए सवाल भी हमारे साथ बनते जाते हैं जो अगली कड़ी में पूछे जा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक पेपर में जो सवाल आया है उससे आगे की कड़ी से अगले पेपर में आने की संभावनाएं रहती है। तो किसी भी पेपर का विश्लेषण जब हम करते हैं, उसमें आए हूबहू प्रश्नों की बात करते हैं, तो उससे हमें बहुत अधिक फायदा होता है। हम एक समझ बना पाते हैं, हमें एक समझ पैदा हो जाती है कि सवाल कैसे आएगा और सवाल का उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका सीधा सीधा उत्तर नहीं होता, समझ होती है और उस समझ के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। तो हम बात करें अपनी क्लास की, तो क्लास में भी बहुत सारी ऐसी बातें रही जो जहां से ऐसी हमारी समझ बन चुकी थी जिससे कि आप अपने उत्तर को सही कर सकें। भले हूबहू शब्द न मिले लेकिन समझ ऐसी बन जाती है कि आप अपने प्रश्नों को कर सकते हो। तो देखिए, नागमती वियोग खंड में जायसी नागमती के वियोग का वर्णन कर रहे हैं और सावन के महीने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वीर बहुटी आ गई। वीर बहुटी किस महीने में आई? सावन के महीने में आई। पुनर्वसु नक्षत्र कब होता है? सावन में होता है। पुनर्वसु इत्यादि जो नक्षत्र है इन पर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। कुसुम्भी चोला पूछा गया है, कौन से रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। इस प्रकार से कई सवाल यहाँ से और भी बन सकते हैं। जैसे वीर बहुटी पूछी गई है वैसे कुसुम्भी भी पूछ लिया जाए कि हरियाली भूमि कुसुम्भी चोला कौन से महीने में पहनती है? तो कौन सा महीना हो जाएगा? सावन का महीना हो जाएगा। इस तरीके से हमें तैयारियां करनी है। अगर हमने व्याख्या, जैसे हमने इसको पढ़ा था तो एक एक शब्द की व्याख्या की थी और इस पर पूरी पहले इसका विश्लेषण किया था, कठिन शब्दों पर बात की थी, फिर इनकी एक एक पंक्ति बाई पंक्ति बात की थी। तो वहां अगर किसी ने इस वीडियो को ढंग से देखा है उसका ये सवाल गलत नहीं हो सकता,
क्योंकि वीर बहुटी की बात कहाँ हो रही है, सावन के महीने में हो रही है। सावन के महीने की को हर पंक्ति के साथ हमने बार बार जोड़ा है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, आरपीएससी का फेवरेट सवाल, हर परीक्षा में आ रहा है लगातार। 2020 वाली परीक्षा में आया है, उससे पहले वाली में भी आया होगा, और 2023 जो आरपीएससी का पेपर हुआ था, सामान्य परीक्षा हुई थी कॉलेज प्रोफेसर की, उसमें भी आया था, और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी हूबहू यह प्रश्न आया है। तो कितना महत्वपूर्ण है इसका तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। हर परीक्षा में लगातार आ रहा सवाल। सवाल क्या पूछा है, रेखांकित शब्द का अर्थ। उर्वशी शब्द आ रहा है बार बार, देखो, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यानी पहली उर्वशी कौन है, जो उर्वशी थी, जो अप्सरा थी, उसे बिहारी कहते हैं कि तुम पर वारते हैं। तो यहाँ पर जब राधिका जी श्री कृष्ण को कोई उल्हाना दे देती है, तब वो कहते हैं कि तुम पर तो उर्वशी जैसी अप्सरा को भी वार देते हैं, अर्थात तुम तो, हे राधा, तुम तो उर्वशी अप्सरा से भी सुंदर हो, तुम्हारी बात तो कौन करे। सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी। इस उर्वशी का अर्थ क्या है, तो मोहन के हृदय में बसी हुई है। तो श्री कृष्ण जो मोहन है उनके हृदय में बसी है, और किसके समान बसी हुई है, तो यहाँ तीसरा वाला जो उर्वशी है, उसका अर्थ क्या होगा वो पूछा गया है। तो श्री कृष्ण के हृदय में कैसे बसी, ये उर्वशी के समान बसी हुई है। तो मोहन के, तुम तो श्री कृष्ण के हृदय, उर्वशी यानी उर्वशी नामक गले में पहनने का आभूषण, ये जो तीसरा है, इसका अर्थ क्या है, उर्वशी जो माला होती है, ऐसी माला की तरह आभूषण होता है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ अर्थ भी उसी का पूछा गया है, हृदय पर पहनने का आभूषण। तो क्रमवार से, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, यहाँ क्रमवार से अगर शब्दार्थ भी देखें तो शब्दार्थ में भी सुनी राधिके सुजान पहले आया है, फिर सारी बात उर्वशी आई है, इंद्र की अप्सरा उर्वशी की बात हुई है, तो परवारों आई है, तो मोहन के उर्वशी, ये इसको अलग से हमने यहाँ शब्दार्थ में बताया है। और उर्वशी समान, किसके समान, हृदय पर धारण की जाने वाली माला के समान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम तो मेरे हृदय में बसी हुई हो। तो ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि क्या कहें इसके बारे में। नगीने की तरह जड़ा हुआ सवाल है हमारी हिंदी में, ये मान सकते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में लगातार आता जा रहा है। तो इसे तो अगर किसी को याद नहीं है तो कौन सा अलंकार हो रहा है, यमक कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, सब कुछ इसका विश्लेषण करके और अच्छे से समझ लेना जरूरी है। इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या पूछा गया है, कि यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पांडित्य हमने पढ़ा था क्लास में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा था ये प्रत्यय के दाम्पत्य, धैर्य आदि शब्दों के लिए। देखिए एलएनआर क्लासेस पर हम हूबहू संस्कृत शिक्षा विभाग में जो हिंदी की परीक्षा हुई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, उसमें इस प्रकार के सवाल आए, और अपने चैनल से जहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था, ऐसे कई सवाल इस परीक्षा में देखे गए हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो बात करें यह प्रत्यय की, तो यह प्रत्यय की हम विशेषताओं पर भी तभी भी बात कर रहे थे, और अब भी पुनः बात करते हैं कि यह प्रत्यय की विशेषता यह है कि यह प्रत्यय आते ही क्या कर देता है, आदि वृद्धि कर देता है। आदि वृद्धि कैसे होती है, आदि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, आदि वृद्धि का अर्थ होता है आदि यानी प्रारंभ, प्रारंभिक जो वर्ण है उसकी एक मात्रा बढ़ा देने का काम कर देता है यह प्रत्यय। और वहां मात्रा बढ़ेगा तो कहीं तो मात्रा घटाएगा भी। तो कहाँ मात्रा घटाता है, अपने से तुरंत पहले ये जो मात्रा है उसको घटा देता है, त्यो हो जाता है पांडित्य। क्या बना, पांडित्य, ये बड़ा पांडित्य आया सीधा सीधा। आधिपत्य आया, तो यह प्रत्यय है तो सीधा पता चल रहा है धैर्य, ये पढ़ा धैर्य, ये धीर धन यह धैर्य हो जाएगा। र जो है वो आधा होकर के ऊपर चढ़ जाएगा, और धीर में
धी, ई की मात्रा थी, अ जुड़कर आई की मात्रा बनाएगा और धैर्य शब्द बनेगा। ये रहा यह प्रत्यय का धैर्य। तो इस प्रकार से सीधा पता चल रहा है। और नित्य में नहीं है क्योंकि आदि वृद्धि नहीं हुई है। अब आदि वृद्धि का रूल हमें पता है, नियम हमें पता है, तो हम आसानी से नित्य को पहली ही नजर में अलग कर सकते हैं कि बाकी सब में आदि वृद्धियां हो रखी है। ये आ की मात्रा, वहां आई की मात्रा, यानी संयुक्त मात्राएं, दीर्घ मात्राएं दिखाई दे रही है। और नित्य में छोटी ही की मात्रा है, वहां पर कोई वृद्धि नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, काव्य के प्रयोजनों में प्लेटो सबसे कम महत्व किसे देते हैं। जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं तब बार बार एक ही बात पर बात करते हैं कि प्लेटो आनंद को बहुत कम महत्व देते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने सामने साम्राज्यों को लुटते देखा था। और कवियों की जो कविताएं हैं वो देशभक्त सैनिकों में उत्साह उत्पन्न नहीं कर पा रही थी, वो उन्हें सही रास्ते पर ले जाने में कारगर नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने सबसे कम महत्व आनंद को दिया। काव्य ज्यादा आनंद की ओर बढ़ता जा रहा था, उपयोगिता उसकी कम हो रही थी, समाज को दिशा देने में कम योगदान दे पा रहा था। इस वजह से प्लेटो ने माना कि ये जो काव्य है उसका मुख्य उद्देश्य उपयोगिता होनी चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, न कि आनंद। तो यहाँ देखिए सीधा सा प्लेटो का काव्य के प्रभाव के संबंध में दृष्टिकोण है कि किसी कविता के श्रवण, पठन आदि से केवल ऐन्द्रिक आनंद की अनुभूति हो, ऐसा काव्य प्लेटो की दृष्टि में नकारात्मक प्रभाव वाला और त्याज्य होगा। तो सबसे कम महत्व किसे दे रहे हैं? आनंद को सबसे कम महत्व दे रहे हैं, उपदेश को महत्व देते हैं, नैतिकता को महत्व देते हैं। और इसका कारण था साम्राज्य की हार, और उसकी वजह से प्लेटो परेशान थे। और वे साम्राज्य के जो सैनिक है, एथेंस के जो सैनिक है, उनमें नया उत्साह भरे जैसा काव्य को महत्व देना चाहते थे। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उद्रम भरी बन अनात्म बन गए। अंधेरे में कविता की उक्त पंक्तियों में काव्य नायक का भाव क्या है? वो अपने आप को कोस रहा है, कह रहा है कि ये मैंने क्या किया, अब तक मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो तो मेरे कुछ काम का रहा ही नहीं, मैं किसी दूसरे के कुछ काम आया नहीं, अपना ही पेट भरता जा रहा हूँ। तो अपने आप को एक हम गिल्टी फील करते हैं ना, कोई पश्चाताप हमें होता है किसी चीज का कि हम ये नहीं कर पाए, वो भाव यहाँ पर है। तो आत्मभर्त्सना का भाव है। तो यहाँ पर तुमने आदर्शों और सिद्धांतों के झुटपुटे में घिरे रहकर अब तक अपनी और मानवता की मुक्ति के लिए कौन सा वास्तविक प्रयास किया है? किस प्रकार से तुमने अपने इस घिराव तथा आतंकपूर्ण जीवन को जिया है? तुमने केवल अपने पेट भरने की सोची। इस प्रकार मात्र पेट भरने के लिए जीने की ललक लेकर तुम एक जड़ वस्तु से बनकर रह गए हो। जैसे शादी में कनाते तनी होती है, उसी प्रकार तुम स्वयं क्या हो गए? जड़ होकर के जड़ता में मरभूत हो गए हो, यानी भूत के समान हो चुके हो। तुम में अब कुछ नया करने की, कुछ सृजनात्मक देने की, कुछ दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना नहीं रह गई। इस प्रकार से खुद को क्या कर रहे हैं? धिक्कार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धिक्कार रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आत्मभर्त्सना का भाव आएगा। नीचे और पंक्ति आई है, उसमें सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है आत्मभर्त्सना का भाव। हरिगीतिका छंद के बारे में असंगत कथन क्या है? हरिगीतिका में देखिए 16-12 पर बहुत ही माइनर चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। हरिगीतिका छंद, एक ही स्लाइड में हर छंद पर हम बात कर सकते हैं। जैसे हरिगीतिका है तो मात्रिक सम छंद है, मतलब क्या है कि मात्राओं की, मात्रिक यानी मात्राओं की गणना होगी। सम क्यों है? क्योंकि चारों पंक्तियों में समान मात्राएं आएगी। और आगे क्या है? 16-12 पर यति, 12-16 करते ही गलत, सीधा ही गलत हो जाएगा। पहले कितनी? 16 मात्राएं, बाद में कितनी? 12 मात्राएं। तो 16-12 पर यति होगी। प्रत्येक चरण की 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा
लघु होगी। ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी कई बार पूछे जाते हैं। और तुक किस में आता है? प्राय पहले व दूसरे चरण का और तीसरे और चौथे चरण का मिलता है, अर्थात सम का और विषम का दोनों का आपस में तुक मिलता है। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु मात्रा और एक लघु गुरु आता है। प्रत्येक के अंत में हरिगीतिका में क्या आता है? लघु गुरु आता है। और मैथिली चरण गुप्त जी का ये पसंदीदा अलंकार रहा था। प्रकृति मानो या नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली गई है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेकड़ की रचना के अनुसार यह स्थान कौन सा है? यानी कवि क्या लेखक कह रहा है कि प्रकृति मानो या नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती, यानी गजरे की तरह गूंथती हुई चल रही है। ये कहाँ कह रहे हैं? ये सूलपान की झाड़ी की बात हो रही है। ये रहा सूलपान की झाड़ी, प्रकृति मानो या नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली जा रही है। जब हम इस कोर्स को पढ़ रहे थे तब हमने सौंदर्य की नदी नर्मदा में से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को हाईलाइट करते हुए इन पर बात की थी, वीडियो में विश्लेषण किया था कि कहां कहां से सवाल बन सकते हैं और यहीं से ये कथन उठे हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के संदर्भ में असंगत कौन सा है? संतों भाई देखते ही कथन किसका हुआ? कबीर का। और कबीर क्या कह रहे हैं? और कबीर जो कह रहे हैं उस भाव के अनुसार असंगत कौन सा है? तो सीधा सा असंगत शब्दार्थ में ये मिल रहा है, भ्रम की टाटी भ्रम रूपी पर्दा है। टाटी का अर्थ यहाँ पर टूटा हुआ लिखा है और टूटा हुआ नहीं है, अर्थ क्या है? पर्दा है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है। आगे है, ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा है? ध्वनि सिद्धांत जो स्पोर्ट पर आधारित है, जो आनंद वर्धन का सिद्धांत है, उसके अनुसार असंगत कथन कौन सा है? तो देखिए, ध्वनि को शब्द का आभ्यंतर पक्ष तथा स्फोट को उसका बाह्य पक्ष माना जाता है। नहीं, ध्वनि सिद्धांत मूल रूप से व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित है और प्रत्येक शब्द का सूक्ष्म प्रतिरूप हमारे मन में रहता है। अब सूक्ष्म प्रतिरूप मन में जो रह रहा है वो क्या है? स्फोट है। तो यहाँ पर आभ्यंतर पक्ष क्या हुआ? स्फोट हुआ। और जो बाह्य पक्ष, स्फोट जब बाहर आता है वो हुआ क्या? ध्वनि। यहाँ पर यही बात हम कर रहे हैं कि अर्थ जिस रूप जिस शब्द से फूटता है या स्फुरित होता है, ये देखिए, जिस मूल से स्फुरित होता है उसे स्फोट कहते हैं और यहीं से सवाल बना है। यानी संपूर्ण ध्वनि सिद्धांत स्फोट पर आधारित है। किस आचार्य ने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु स्वीकार किया है? अक्सर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अधिकतर सवाल इस प्रकार से अपना जो L&R क्लासेस ऐप है, जो कोर्स है कॉलेज प्रोफेसर का, उस कोर्स में जो वेरी इंपॉर्टेंट या बार बार अंडरलाइन किया हुआ या बार बार वीडियो में ये बताया हुआ कि यहाँ से सवाल बन सकता है, वहां से बहुत सारे सवाल आए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस आचार्य ने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु स्वीकार किया है? ऐसे कौन है? जगन्नाथ। ये देखिए, प्रश्नोत्तर शैली में हम बना रहे थे तब मैंने बार बार इस पर जोर दिया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवलान प्रतिभा नाम कौन कहते हैं? जगन्नाथ कहते हैं। और यहाँ से सवाल देखिए, सीधा सीधा प्रश्नोत्तर में से उठा हुआ सवाल। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। प्रस्तुत पंक्ति में ओरी का अर्थ है छाजन के किनारे का छोर। ये रहा ओरी। ओलती को कहते हैं। बहुत अच्छे से हमने वीडियो विश्लेषण के समय बात की थी कि ओलती क्या होती है पुराने समय में। अब तो धीरे धीरे कच्चे घर कम हो रहे हैं। झोंपड़े जो होते थे उसका जो छज्जा बनाया जाता है, उस सज्जे को जो आगे की तरफ रहता है और पानी वहां से टपकता है, उसे ओलती कहते हैं। इस पर कम से कम 10 मिनट हमने बात की थी और यहाँ से
सवाल आया है कि यह छाजन के किनारे का वह छोर जहां से पानी भूमि पर गिरता है उसे क्या कहते हैं? ओरी कहते हैं। और यह भी मैंने बताया था कि हमारी मारवाड़ी में आज भी इसे ओरी शब्द कहा जाता है। संदेह अलंकार के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इसमें कींधों धों की आदि वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। बार बार हम जोर दे रहे थे कि इन शब्दों को देखिए, कींधों दिख जाए, धों दिख जाए, की दिख जाए, किम दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए तो सीधा कौन सा हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जहां उपमेय उपमान की समता समानता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाए कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है, वहां संदेह अलंकार होता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का निश्चय हो जाता है, निश्चय नहीं होता। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है और रेड पेन से लिखी है और बिल्कुल महत्वपूर्ण बताते हुए अनिश्चय की स्थिति को बार बार ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और इस पर हमने बात की थी। और अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, इस पर हमने हाईलाइट रूप से बात की थी और यहीं से सीधा सवाल है। ये हमारे कोर्सेज है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। एक बार फिर से बता दें कि हमारे L&R क्लासेज PMR पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज प्रोफेसर तीनों के कोर्सेज उपलब्ध है और वहां विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और प्रश्नोत्तर सहित वीडियोस और उसके साथ PPTs और खूब सारे अन्य प्रश्नोत्तर भी उपलब्ध होते हैं और उसके साथ ही साथ समय समय पर टेस्ट भी चलाते रहेंगे। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बेर बेर शब्द आ रहा है और 2 बार, इस पर तो हम बार बार बात करते ही हैं। देखिए उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया था और वही आ गया है कि वो 3 बेर खाती थी यानी 3 बार खाना खाती थी और 3 अब तो केवल 3 बेर पर अपना गुजारा कर रही है। तो सीधा ऊंचे घोर मंदिर वाला जो भूषण का बहुत ही प्रसिद्ध पद है, जो किसके लिए लिखा गया था? शिवाजी ने जब औरंगजेब के चक्के जुड़ा दिए थे, उनको परेशान करके रख दिया था, तब उनकी बेगम लोगों के क्या हाल हो रहे थे, उस पर भूषण लिखते हैं। बहुत ही सुंदर उनका पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से असंगत है। श्रद्धा के 2 पक्ष नहीं होते, श्रद्धा के 3 पक्ष होते हैं। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, लेकिन श्रद्धा में मध्यस्थ होता है। इसलिए श्रद्धा के पक्ष कितने, ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे और ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, इसी को हमने वेरी इंपॉर्टेंट कहा था। एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप खुद देख सकते हैं कि जहां जहां हमने इंपॉर्टेंट पर बात की वहां वहां से बहुत अधिक मात्रा में सवाल बने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचकों की एक लिस्ट हमने बनाई थी, उनका परिचय हमने किया था, परिचय पर बात की थी और वहीं से सवाल बना है। क्रिस्टोफर कॉर्डवेल है मार्क्सवादी और इनके बारे में तो हमने पूरी यहाँ पर बात की। इल्यूजन एंड रियलिटी इनकी पुस्तक है। और जॉर्ज लुकाच भी, इनकी विषय वस्तु उपन्यास से जुड़ी है। फिशर भी है। तो इस प्रकार से कॉर्डवेल हो गए, लुकाच हो गए और रॉल्फ फॉक्स ये रहे। तो ये 3 हो गए। तो चौथे जो भी हो वो अपने काम के नहीं है, मार्क्सवादी नहीं है। गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका। उसी की गदल के इस कथन में प्रयुक्त जो किसके लिए आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, लगभग कहानी के अंतिम पड़ाव का कथन, जब गदल कहती है कि जो एक दिन अकेला न रह सका। जो पहले तो उसका देवर था, लेकिन भाई के गुजर जाने के बाद गदल से प्रेम तो करता था, लेकिन समाज के डर से वो उसे अपना नहीं पा रहा था। तो वो कहती है कि जो एक दिन अकेला न रह सका, गदल के बिना न रह सका। तो कौन नहीं रह सका था? वो था और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे, अब ये कौन थी? ये तो थी गदल,
लेकिन ऊपर बात किसके बारे में हो रही है? गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी, पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, ये औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया, उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्ला कर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। यानी ये किसके बारे में बात कर रही है? डोडी के बारे में बात कर रही है। डोडी, उसके बारे में ऊपर से बात चलती आ रही थी। यहाँ से हमने थोड़ा लेते वक्त गलती कर दी है। ऊपर बात जो चल रही थी वो डोडी के बारे में चल रही थी, और जब हम इसको पढ़ रहे थे तब हमने इस पर विशेष तौर पर बात की थी कि ये गदल किसके बारे में कह रही है। कुबेरनाथ राय के राघव करुण रस निबंध के अनुसार निर्वासन में श्राप की स्थिति कब बन जाती है? जब अकेलापन हो, तब तक तो लेखक कहता है ठीक है, लेकिन अकेलेपन के साथ अगर अजनबीपन, परायेपन, कोई अपना नहीं है, ऐसा भाव जब पैदा हो गया तब मुश्किल पैदा हो जाएगी। और ये लगभग निबंध के प्रारंभ की पंक्तियां हैं। ये रही, इनमें भी निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक अजनबीपन के शिकार हो जाते हैं और ये खतरनाक स्थिति होती है। इस पर हमने अपने ऐप पर बार बार बात की और अच्छे से इसको समझा था। आचार्य दंडी ने निम्नलिखित में से किसे काव्य हेतु नहीं माना? यानी आचार्य दंडी किसको काव्य हेतु नहीं मानते? अब देखो, अभ्यास को मानते हैं, दंडी का ये रहा, नैसर्गिक प्रतिभा, और उसके साथ निर्मल शास्त्र ज्ञान। निर्मल शास्त्र ज्ञान किसे कहते हैं? बार बार हम बात करते हैं और ये लिखा पड़ा, व्युत्पत्ति और आनंदपूर्ण अभियोग, यानी सुदृढ़ अभ्यास। मानते तीनों को है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे ज्यादा जोर दंडी किस पर देते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न का अलग उत्तर होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, और समझ आधारित सवाल करने होते हैं। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका ने राजा से अपने लिए पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा था? मृत्युदंड। यही तो कहानी को बहुत ही यूनिक बना देने वाली बात है। एक तरफ देश प्रेम और दूसरी तरफ खुद का प्रेम, इन दोनों के बीच थी मधुलिका, और उसने दोनों को ही बचा लिया। प्राणदंड मांग लिया, मृत्युदंड ये बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर्मे आने, सूरदास रचित इस पंक्ति में नभ का निहितार्थ क्या है? हम जब पढ़ रहे थे तब व्याख्या में एक एक कठिन शब्द पर बात की और व्याख्या पंक्तिबद्ध तरीके से की थी। उसका बड़ा फायदा रहा है। देखिए, निर्गुण ब्रह्म है, नभ पर बात कर रहे थे, आकाश शून्य, और शून्य शून्य जो है, शून्य चक्र में कौन रहते हैं? निर्गुण ब्रह्म रहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। जब हम कबीर को पढ़ रहे थे तब हमने शून्य चक्र पर अच्छे से बात की थी। तो कौन सी चीज कहाँ काम आ जाती है इसका कोई पता नहीं। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये योग साधना के बहकावे में नहीं आएगा, और इसको पूरे को आप ढंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप के भंवारे। कारे शब्द का लाक्षणिक अर्थ क्या है? कारे शब्द केवल काले रंग के लिए नहीं, मन से काले, कुटिलता के लिए कह रही है। गोपिया कहती है कि तुम तो काले, तुम्हारा मन काला है, तुम भी झूठ बोलते हो। और सुफलक, सुत जो वहां से आए वो भी काले थे, और वहां से आने वाले भ्रमर भी काले हैं, उनके मन में भी कुटिलता है। क्यों कहती है? क्योंकि श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं, और श्री कृष्ण को एक बार सुफलक सूत्र लेकर गए तो वे वापस नहीं आए, और उद्धव आए तो भी योग का संदेश लेकर आए, श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश लेकर नहीं आए। इसलिए उनके स्वभावगत कुटिलता की बात कर रहे हैं। तन और मन दोनों से काले, ये पढ़ा देखो, तन और मन दोनों से तुम सब काले हो, तुम धूर्त हो। ये यहाँ पर पूरी बात हो रही है। भंवरे को भी धूर्त कहा है, उद्धव को भी धूर्त कहा है। इस प्रकार से ये पूरी व्याख्या इसी बात पर आधारित है। रोज कहानी के संदर्भ में असंगत विकल्प है। इसमें नाटकीय आरोह अवरोह युक्त कथानक बिल्कुल नहीं है।
ठंडा कथानक है, एक ही वे में चलता है, ना कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है। हम अपने जीवन में कभी बहुत अधिक खुश होकर अच्छे काम करते हैं, कभी निराश होकर यूं ही बैठे रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मालती का जो जीवन है वो एक रस चल रहा है। ये देखिए, वैचारिक मानसिक जड़ता की कहानी नहीं रहती, बल्कि स्थिति के प्रति सचेतन और सक्रिय प्रतिरोध के आह्वान की कहानी तो बन जाती है। लेकिन है किसकी कहानी? जड़ता की कहानी। कहानी क्या दिखाती है? मालती और उसके पति के एक रस जीवन को दिखाती है, और जो जीवन के लिए घातक हो सकता है। जीवन में प्रवाह जरूरी है। नदियां क्यों बहती है? प्रवाह उनके जीवन को लंबा रखता है। नदी अगर रुक जाए तो पानी गंदला हो जाएगा, इसलिए नदी क्या करती है? बहती रहती है। तो जीवन में परिवर्तन और प्रवाह का होना जरूरी है, यही बात यहाँ पर कही गई है। और यही यहाँ पर समझ आधारित उत्तर था, और अपने यहाँ पर लिखा हुआ भी पढ़ा है कि किस प्रकार से यह कहानी जड़ता की कहानी है। और जड़ता जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये एक सवाल हमारे मन में जरूर पैदा करने का काम लेखक करते हैं। वो तो लेखक की वैचारिक दृष्टि है, लेकिन कहानी में क्या है? आरोह अवरोह युक्त नाटकीयता बिल्कुल नहीं है। जैसी खेल पाजेब जैसी जैनेन्द्र की कहानियों में रहा करती थी, वैसा इसमें नहीं है। अगेय की भी दूसरी कहानियों में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है। अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का ही अनुकरण होता है, नहीं, नकल नहीं होती। देखिए, विशेष का अनुकरण नकल होती है, किंतु ध्यान दीजिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा पड़ा है कि विशेष का अनुकरण, किसी विशेष का अनुकरण करे। कोई विशेष पुस्तक है, उसका अनुकरण करके कोई चीज हमने लिख दी, या कोई कुछ बना हुआ है उसका पूरा हूबहू अनुकरण करके हमने कुछ बना दिया, तो वो तो क्या होगा? नकल होगी। लेकिन त्रासदी और कविता जो कामदी दोनों काव्य है, ये नकल नहीं होते, क्योंकि उसमें सार्वभौम यानी सामान्य का अनुकरण होता है। देखिए स्पष्ट रूप से हाथ से लिखा हुआ पड़ा है, सामान्य का अनुकरण विशिष्ट पक्ष का न होकर किसका हो रहा है? सामान्य का हो रहा है। और इसे हमने अच्छे से, बिल्कुल मुझे अभी भी याद है कि वीडियो में इस पर बहुत समय तक बात करके अच्छे से इसको हमने समझा था। देखिए अगला, इस आदर्श की पुनः सृष्टि है, ये इसी का उत्तर है, सारे के सारे इसमें मौजूद है। और निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि विषयक असंगत कथन है। देखिए, देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण मिलता है। देखिए, व्यंजनों के संयोग को विधिवत पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है, और देवनागरी लिपि में ह्रस्व और दीर्घ सभी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण, वर्णों का वर्गीकरण है, और एक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है। और ह्रस्व और दीर्घ वाला ये पढ़ा। और मात्राओं का प्रयोग तो किया ही जाता है, स्वर मात्रा का काम करते हैं, और एक रूपता उनमें बनी रहती है। और इसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से नहीं हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नाग बिल्कुल अलग लिपि थी। हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? भोजपुरी जो है वो बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, शाहबाद। इस प्रकार से हमने भोजपुरी को याद किया था कि कहाँ कहाँ भोजपुरी बोली जाती है, उस पर बात की थी, और सीधा भोजपुरी का आया है। बाकी सब कहीं न कहीं और भी बोले जो स्थान है वो दूसरी भाषाओं को केंद्र करते हैं, जैसे सहारनपुर में खड़ी बोली बोली जाती है। इनमें से ध्वनि मार्गी आचार्यों में किसे परिगणित नहीं किया जाता? महिम भट्ट क्या है? ध्वनि विरोधी है। महिम भट्ट कैसे हैं? ध्वनि विरोधी है। भोजराज ध्वनि के आधारित लिखते हैं। मम्मट बिल्कुल ध्वनि को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और अभिनव गुप्त ने आनंद वर्धन की पुस्तक पर टीका लिखी है। तो देखिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धन है, और आचार्य मम्मट इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये मम्मट हो गए। और ध्वनि सिद्धांत स्फोटवाद पर आधारित ये अभिनव गुप्त हो गए, और इनके साथ ही साथ भोजराज भी आते हैं।
और हमें ये पता है कि महिम भट्ट का हमने बात भी की थी, महिम भट्ट पर यहाँ दे नहीं रखा है, हम बार बार बात कर रहे थे कि महिम भट्ट कैसे आचार्य है। कई बार प्रश्न आ भी चुका है कि ध्वनि विरोधी आचार्यों में प्रमुख है, तो महिम भट्ट का नाम सबसे पहले आता है। जम करी मुह तर हरि पर्यो इही धर हरि चित लाऊ, विषय तृषा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। उक्त दोहे का केंद्रीय भाव क्या है? सीधा भक्ति है। किसके बारे में? भक्ति परक। ये देखिए लिखा हुआ पड़ा है रेड पेन से, रेड पेन से अलग से हाईलाइट करके लिखा है कि जमकरी वाला दोहा किससे जुड़ा है? भक्ति से जुड़ा है। और इसको पूरे विश्लेषण के साथ हमने पढ़ा था। किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए निश्चल, निरपराध, निरोग और निरूपण। निरपराध में क्या है? निर है, निर और अपधन राध है। और निश्चल में क्या है? निश्चल इधर होगा, निश्चल वाला लिया नहीं है, निस्धन चल होगा, वैसे निस ऐसे होता है, लिख रखा है, समझ रखा था हमने, कई बार इस पर बात की थी, इस प्रकार से लिखा जाता है। और निरोग, निरोग होगा इधर, निरोग, निर्धन रोग ये रहा, निर्धन रोग निरोग। और निरूपण जो है निरूपण, निधन रूपण होगा। क्या होगा? निधन रूपण होगा, निरूपण। तो यहाँ पर हम शब्दों को तोड़कर मरोड़कर अपना काम बना सकते हैं आराम से कुछ ट्रिक्स के साथ। काव्य सर्जना विषय प्लेटो की मान्यता के विरुद्ध कथन, विरुद्ध का मतलब क्या हुआ? असंगत कथन कौन सा है? तो देखिए एक असंगत क्या है? काव्य सर्जना के लिए कवि का सचेत और कलात्मक प्रयास आवश्यक है। काव्य सर्जना के लिए कवि को कुछ करना ही नहीं है, ईश्वरीय उन्माद है। क्या है? बार बार प्लेटो को पढ़ते हुए हम बात कर रहे थे कि कविता तो किसकी देन है? ईश्वरीय उन्माद की देन है। तो कवि को करना क्या है? कोई प्रयास नहीं करना है, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। विरहनी उबी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीयू का कब्रे मिलेंगे आई। प्रस्तुत छंद की व्याख्या उपयोगी है। विरहनी उबी, जहां आत्मा और परमात्मा के विरह की बात की जाए। कबीर को पढ़ते वक्त हमने साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों पर विशेष तौर पर बात की थी। और भावनात्मक रहस्यवाद कहाँ होता है? जहां आत्मा और परमात्मा के वियोग की बात होती है, उनके संबंधों की बात होती है, तो वहां भावात्मक रहस्यवाद होता है। परमात्मा को लेकर जो हमारे मन में सवाल रहते हैं, जो रहस्य रहता है, वही क्या है? भावात्मक रहस्यवाद है। और जहां खास तौर पर भावात्मक में एक और बात है, विरहणी जीवात्मा की बात होती है, तो भावात्मक रहस्यवाद ही आता है। ये रहा विरहणी जीवात्मा की विरह दशा का इसमें चित्रण है। और जहां विरह दशा का चित्रण हो और आत्मा परमात्मा की बात हो, ये दो टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? भावात्मक रहस्यवाद। और साधनात्मक और भावात्मक दोनों को हमने अलग अलग से पढ़ा था। इस पर बार बार बात की थी कि साधनात्मक योग आदि, कुंडली जागरण आदि की बात की जाती है, तो क्या होता है? साधनात्मक रहस्यवाद होता है। राजस्थानी भाषा की बोलियां और उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर मारवाड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है? हमारे बीकानेर, तो ये रहा बीकानेर। सिरोही, ये रहा सिरोही। और जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर। वैसे हम सबको पता भी है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, इनमें क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। अब दूसरा देखिए क्या है? मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती को देखिए, मेवाती अलवर, भरतपुर, ये लिखा हुआ, एक मिनट नहीं है। अगली कौन सी है? वागड़ी को देखिए, वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो वागड़ प्रदेश, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनमें ही खास तौर पर वागड़ी बोली जाती है। और जो प्रतापगढ़ है वहां पर हमारी कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। जो ये मालवी है ये बोली जाती है कहाँ पर? मालवी बोली जाती है प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ अलग हो रहा है। और दूसरा देखिए ढूंढाड़ी का, तो ढूंढाड़ी के ये रहे जयपुर, किशनगढ़, किशनगढ़ है जयपुर में, किशनगढ़ी, तो किशनगढ़ होगी होगी, उसके साथ ही साथ जयपुरी होगी, क्योंकि है अपनी ढूंढाड़ी, तो जयपुर तो होना ही है। और टोंक, यहाँ होगा कहीं टोंक, ये रहा
नागरचोल जो है, अच्छे से हमने इन सबको याद किया था कि ये सारी की सारी क्या है, जयपुरी की उपबोलियां है। नागरचोल कहाँ है, राजावाटी कहाँ है, अजमेरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। जहाड़साई किसका अन्य नाम है, जयपुरी का ही अन्य नाम है। तो इस प्रकार से इन तीनों का अगर हमें पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। ये मेवाती, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मेवाती बोली जाती है, और इधर प्रतापगढ़ में मालवी बोली जाती है। ये हमारे कोर्सेज है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में भावों की प्रतीति योग्य बनाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। आलंबन की चेष्टाएं भावों को प्रतीति योग्य। जब हम रस निष्पत्ति पढ़ रहे थे तब तो गहन रूप से इस पर विश्लेषण कर दिया कि आलंबन, उद्दीपन, आश्चर्य ये सब है क्या, कैसे महसूस होता है, कौन महसूस करता है, विषय क्या है, कैसे है, सब पर बात की थी। और उसमें भावों को प्रतीति योग्य यानी भावों का अनुभव करता है। प्रतीति योग्य बनाने का अर्थ क्या है? अनुकरण करने वाले भाव। आलंबन की चेष्टाएं, आश्चर्य की चेष्टाएं है। आलंबन की चेष्टाएं तो उद्दीपन कहलाएगी, क्योंकि आलंबन क्या है? सहारा है, जिसके सहारे पर आश्चर्य के मन में क्या होता है? रस उत्पन्न होता है। लेकिन अनुभाव जो है वो किसकी चेष्टा है? आश्चर्य की। जो आश्चर्य है वो रस को महसूस करता है, उसके मन में रस उत्पन्न होता है। जो पहले से स्थायी भाव था वो रस रूप में परिणत होता है, और रस रूप में परिणत हो रहा है। इसकी प्रक्रिया, इसकी जो प्रतीति हो किसके माध्यम से हो रही है? वो अनुभाव के माध्यम से होती है। ये देखिए, आश्चर्य की चेष्टा अनुभाव है और अनुकरण करती है। अनुभाव या अनुकरण करने वाले भाव है। सामान्यतः आलंबन विभाव द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं होती है, अर्थात आश्चर्य की चेष्टाएं होती है। और रस निष्पत्ति को पढ़ते हुए इस प्रतीति पर हमने विशेष तौर पर अलग से प्रतीति पर भी बात की थी। नैणस देखूं नाथ मेरो ध्याई करूं आदेश। कौन है? मीरा जी। प्रस्तुत पंक्ति में आदेश का संकेतित अर्थ है। जब हम इसको पढ़ रहे थे तब अभिवादन पर मैंने बार बार बात की थी कि आदेश, आदेश होता है उसका अर्थ तो साधारण तौर पर ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर जो आदेश शब्द है वो अभिवादन के लिए मीराबाई प्रयोग कर रही है। नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य जीवन की चरितार्थता किसमें है? स्वयं को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देना, यानी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की हर वक्त सहायता करते रहना। निशेष भाव से दूसरे को सब कुछ दे देने का भाव जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य जीवन की चरितार्थता उसी में है, यही उसकी मानवता है। इस पर हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया था, बार बार अंडरलाइन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था। देखिए चरितार्थता क्या है, इस पर बार बार बात की थी। और ये रहा आपके सामने सवाल। गोदान उपन्यास के संबंध में असंगत विकल्प है। नगरीय जीवन का प्रामाणिक और पर्याप्त चित्रण। हम बार बार बात करते हैं कि गोदान किसकी महागाथा है? ग्रामीण जीवन की महागाथा है। नगरीय जीवन तो यूं ही साइड साइड में, किनारे किनारे, थोड़ा और ग्रामीण जीवन को वास्तविक बनाने के लिए नगरीय जीवन को भी प्रेमचंद जी ने थोड़ा थोड़ा साथ में ले लिया। तो देखिए, प्रेमचंद जी को मध्यवर्गीय जीवन और नागरिक सभ्यता के चित्रण में उतनी सफलता ही नहीं मिली जितनी ग्रामीण जीवन के चित्रण में मिली। और गोदान की बात करें तो पूरा जो ग्रामीण जीवन है वही उसकी गाथा है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। कौन कहते हैं? सबसे ये जो बड़े आदरणीय व्यक्तित्व के धनी थे वे सभा में कौन थे? जाम्बवान। और उन्होंने ही शक्ति की मौलिक कल्पना करने का कहा था। तो ये रहा, जाम्बवान कहते हैं। यहाँ पर जाम्बवान पर हमने बार बार बात की थी और जाम्बवान आ चुके हैं। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों में से किस लक्षण को वैकल्पिक माना गया है? मम्मट की तो हम जब बात करते हैं तब कहते हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः पापी। कहने का अर्थ यह है कि दोष मुक्त
गुण सहित और कभी कभी अलंकार युक्त। रोजाना अलंकारों का होना, आभूषण का पहनना मम्मट नहीं मानते कि जरूरी है। और ये बात यहाँ पर हाईलाइट रूप से हमने पढ़ी है और वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से देखिए, इनमें से कौन सा कथन इलियट के परंपरा सिद्धांत की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? बाकी सब मान्यताएं आपके सामने मौजूद है और पीछे 2020 वाले एग्जाम में भी यहाँ से आया है। और जो नहीं है वो कौन सी है? परंपरा विरासत के रूप में अनायास प्राप्त होती है, नहीं। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से विच्छिन्न या अलग नहीं होती, अपितु तो परंपरा के ज्ञान से कवि अपने काव्य को सर्वोत्कृष्ट बना सकता है। तो क्या होता है? अनायास नहीं होती, वो क्या रहती है? लगातार चलती रहती है। जो कार्य चले आ रहे हैं उनसे कुछ सीख कर कभी कुछ नया करता है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट है। और उसके बाहर से आक्रांत नहीं होना है, इन सब चीजों को हमने अच्छे से समझा था। ये देखिए, त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन है। त्रासदी के कार्य व्यापार वर्ण्य होते हैं, अभिनय नहीं। नहीं, उल्टा है। क्या है? त्रासदी का कार्य व्यापार वर्णन नहीं, प्रस्तुति होती है, प्रदर्शन होता है, उसका अभिनय होता है। इसका माध्यम भाषा होती है और यह भाषा नाटकोचित आभरणों से अलंकृत होती है। अब नाटकोचित आभरण आएंगे तो फिर अभिनय तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। सारे के सारे कथन हमारे सामने और सारे लगभग महत्वपूर्ण करते हुए और अच्छे से पढ़े हुए हैं। नागमती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत कथन है। भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में विभत्स दृश्य। बार बार हम इस पर बात करते हैं कि विभत्स दृश्यों का वर्णन भारतीय पद्धति में कहीं है ही नहीं। भारतीय पद्धति में कोमल और मधुर दृश्य ही आते हैं। विभत्स तो कहां से आया है? फारसी प्रभाव से आया है। इस 12 मासे में वर्ष के 12 महीनों का विपर्लंब, ये तो 3 नंबर है विपर्लंब संगार वाला, 1 नंबर का भी ये पढ़ा और 4 नंबर का भी ये, और 2 नंबर ये देखिए फारसी प्रभाव। जो वास्तव में उत्तर है, असंगत है, वो फारसी प्रभाव के कारण है। विभत्स दृश्य। ये अभाव की चपल बालिकी। कौन है अभाव की चपल बालिका? प्रसाद किसे कहते हैं? चिंता को। और ये रहा, मनु कहते हैं कि हे अभाव की चंचल बालिका चिंता। ये पड़ा सीधा सीधा उत्तर। निम्नलिखित में से हड़ौती को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? हड़ौती को सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगी? हड़ौती को किसकी उपबोली माना जाता है? जयपुरी या ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है, तो प्रभावित भी सर्वाधिक वही करेगी, ऐसा लग रहा है। हड़ौती प्रदेश ढूंढाड़ी की उपबोली है और भाषा के रूप में हड़ौती का प्रयोग सर्वप्रथम गहलोत करते हैं और ये इसकी ढूंढाड़ी की उपबोली होने के कारण ही प्रभाव में है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी के बारे में कौन सा विकल्प असंगत है? सीधा सा देखिए, इसमें अनुनासिकता के स्थान पर केवल अनुस्वार चिन्ह नहीं, दोनों का अलग अलग महत्व है। अनुस्वार अलग है, पंचमा अक्षर की जगह प्रयोग होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है और ये हमने अच्छे तरीके से समझे थे। राम की शक्ति पूजा में वर्णित शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कृतिवासी रामायण। ये रहा कृतिवासी रामायण। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। प्रस्तुत हुए में कौन किससे अपनी दशा का वर्णन कर रहा है? बहुत ही शानदार सवाल। और यहाँ इसका उत्तर है कि नायिका सखी से अपनी प्रेम दशा का कैसी नायिका है? पूर्वानुरागिनी। ये लिखा पड़ा पूर्वानुरागिनी नायिका। ये रहा पूर्वानुरागिनी नायिका। और किससे कह रही है? अपनी सखी से कह रही है। ये रहा अपनी सखी से। तो यहाँ कई बार लिखे हुए शब्द सीधे सीधे उत्तर के रूप में मौजूद है, ऑप्शन के रूप में मौजूद है। ये अपने L&R क्लासेस BMR के कॉलेज प्रोफेसर के कोर्स के PDF है। वो जो हमने पढ़ा था, वीडियो विश्लेषण किए थे, उनकी जो PPT है वो सब हम
यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके अनुसार बात कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस से कितने सवाल आए, किस प्रकार से आए और किस तरीके से अवधारणात्मक, तथ्यात्मक सारे सवाल समेकित है। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, ये कौन कह रहे हैं? आवेश राजनीति का दुश्मन है। ऐसी गंभीर बातें करने वाले कौन है? दास साहब। दास साहब कहते हैं कि बहुत आवेश में हो, दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है। कौन कहते हैं? दास साहब। आवेश राजनीति का दुश्मन है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आपके सामने मौजूद कि आवेश राजनीति का दुश्मन है, और इस पर हमने बार बार बात की थी, लखन को वे समझा रहे थे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली द्वारा निर्धारित मानक हिंदी नियमावली के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध रूप से प्रयुक्त नहीं है? देखिए, शुद्ध रूप से प्रयुक्त की बात हो रही है, तो हम कई बार इस पर बहुत महत्वपूर्ण कर हर कक्षा में बात करते हैं कि पंचमा अक्षर और अनुस्वार दोनों ऑप्शन में हमारे सामने मौजूद है, तो अनुस्वार ही होगा, पंचमा अक्षर का प्रयोग करने की जरूरत हमें नहीं है। देखिए, संयुक्ताक्षर में पंचमा अक्षर के तुरंत बाद उसी वर्ग का वर्ण आने पर भी पंचमा अक्षर के स्थान पर मानक हिंदी में अनुस्वार को एक रूपता व मुद्रण में आसानी के लिए स्वीकार किया गया है। जैसे पंकज, ऐसे ये पंकज मान्य नहीं होगा, चंचल का ये रूप मान्य होगा, कंजूस का ये होगा। और ये क्यों रखा? मुद्रण और लेखन में एकता के लिए। तो ये पंकज है, वैसे ही कंटक भी होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये समझ आधारित सवाल। उपमा अलंकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य होना आवश्यक है। नहीं, जब किसी एक सामान्य पदार्थ की तुलना किसी प्रसिद्ध प्राप्त पदार्थ के साथ करते हुए उनमें समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन समानता जो है वो पूर्ण नहीं होगी। उपमा या अन्य सादृश्य मूलक अर्थ अलंकारों के 4 अंग होते हैं, और कई बार 4 में से कुछ अंग गायब भी हो जाते हैं, तो पूर्ण समानता नहीं होती। इस पूरे को पढ़ने से पता चल जाएगा कि साधारण धर्म वगैरह किस प्रकार से काम करते हैं। धूर्त विलंबित छंद विषयक सत्य कथन क्या है? सत्य कथन कौन सा है? यहाँ सत्य पूछा गया है, असत्य या गलत कथन इतने पूछे जा रहे हैं कि बीच में एक सत्य दिखाई दे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम असत्य को ढूंढने लग जाते हैं। तो अपने दिमाग को बिल्कुल पेपर पर रखना जरूरी होता है जब हम पेपर करने लगते हैं। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो वर्णिक सम छंद है। धूर्त विलंबित कैसा है? वर्णिक सम छंद है। बाकी सारी इसकी जो विशेषताएं हैं वे यहाँ पर गलत है, और 12-12 वर्ण वगैरह ये यहाँ मौजूद है। बाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पराई ओ आपनी जार, चारी हो को 6 को 9 को 10 8 हूँ, 8 को पाटू को पाठ जो। उपयुक्त काव्यांश में 6 को शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किसके संदर्भ में हुआ है? तुलसीदास की कवितावली से ये बात हो रही है। और 6 को शब्द किसके लिए आया? ये देखिए, ये अलग अलग लिखा था। 4 हु को रेड पेन से 4 वेद, 6 को यानी 6 शास्त्र। इस पर अच्छे तरीके से विश्लेषण बार बार किया था कि पुराण कितने हैं? 18 है। 9 को 9 व्याकरण की बात हो रही है। 6 को यानी 6 जो शास्त्र है हमारे उनकी बात हो रही है। और 4 वेदों की, 4 को यानी 4 वेदों की बात हो रही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? करना करके हम इसको पढ़ते हुए आपस में इसका अर्थ करते हुए आराम से कर सकते हैं। और अगर आसान देखें तो डैश डैश किए हुए पड़े हैं। तो उदित उदयगिरी, ये देखिए उदाहरण के रूप में अभंग रूपक अभेद रूपक है, और उसमें सांग रूपक चल रहा है, और सांग रूपक का ये उदाहरण है। उदित उदयगिरी मंच पर सांग रूपक क्यों है? क्योंकि उपमेय उपमान सभी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। उषा रूपी नागरी, ये सारा का सारा बहुत ही विश्लेषण के साथ समझा हुआ उदाहरण यही मौजूद है। और अगर उदाहरण सेम नहीं हो तो भी हम लक्षणों के आधार पर भी कर सकते हैं। भट्ट लोल्लट के अनुसार
रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में स्थायी भाव का विभाव के साथ क्या संबंध होता है। यहाँ वाले शब्द पर ध्यान दीजिएगा, किसका पूछा गया है, स्थायी भाव का पूछा है। स्थायी भाव का विभाव से कैसा संबंध है, उत्पादक उत्पाद्य संबंध है। ये रहा उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। और अनुभाव का गम्य गमक होगा और संचारी भाव का पोषक पोष्य होगा। दिगंत पंथ दिल्ली दिशान, सुख भयो सुख जब मिलियो आन, संदेश सुनत आनंद नैन, उमगिए बाल मनमथ सैन। उक्त काव्यांश में किसके आनंद की बात हो रही है। पृथ्वीराज की राह देख रही थी पद्मावती और अचानक से उसे संदेश तोते के आने का संदेश मिलता है तो वो बहुत अधिक खुश हो जाती है। और ये स्थिति किसकी है, पद्मावती की है। ये देखिए यहाँ, सुनत श्रवण पृथ्वीराज जस, उमंग बाल विधि अंग, तन मन चित्त चौवान पर बस्यो सुरतः रंग। यानी तोते के मुख से किसके बारे में सुनती है, पृथ्वीराज के बारे में बार बार सुनती है और पुरुराग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके गुणों का वर्णन सुनकर प्रसन्न हो जाती है और उनको देखने से पहले ही उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, गुणों के पर आधारित। इसी को क्या कहते हैं, पुरुराग कहते हैं। मन में बसा लेती है और पुरुराग उत्पन्न हो जाता है। न तो मान कर रही है, न श्रद्धा दिखा रही है और न चिंता कर रही है, तो यहाँ से भी पुरुराग कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकता की विशेषता नहीं है सर्व सत्ता का स्वीकार। उत्तर आधुनिकता सर्व सत्ता का स्वीकार नहीं करती, उसकी जगह बहुलतावाद को स्वीकार करती है, स्वायत्ता को स्वीकार करती है, विकेंद्रीकरण को स्वीकार करती है और विभेदात्मकता को स्वीकार करती है। ये रहा समग्रवाद का विरोध तो बहुलतावाद का समर्थन, और विभेदात्मकता ये रही इधर, और विभिन्नता विभेदात्मकता, और उसके साथ ही साथ अर्थगत बहुलतावाद, और इसी के साथ पूर्ण दिव्य और महान का विरोध, पूर्ण दिव्य और महान का विरोध करते हैं। इससे भी हम समझ सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। 348। कौन सा अनुच्छेद है, ये रहा 348, जिसमें ये भाषाई अनुबंध किया गया है। ये हमारे कोर्सेज है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कृति के रचनाकार कौन है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही थी। ये 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है और कई अन्य परीक्षाओं में आ चुका सवाल, और अब संस्कृत शिक्षा विभाग की कॉलेज प्रोफेसर में एक बार फिर से देखा गया है और अपने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट के साथ मौजूद है। लॉन्जाइनस ने उद्दात के अवरोधक तोषों में किसे परिगणित नहीं किया है। प्रबल भावावेग को तो वे क्या मानते हैं, दोष नहीं मानते, गुण मानते हैं। शब्दाडंबर, बालेता और भावा आडंबर को ही दोष मानते हैं। वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती है। कौन सी दशा है, स्मरण या स्मृति की दशा। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के संबंध में कौन सा कथन समीचीन नहीं है। भाषा, शैली और शिल्प पक्ष की पूर्णतः अवहेलना नहीं, पूर्णतः अवहेलना नहीं करते। हाँ, वे ये जरूर कहते हैं कि केवल कला पर टिके रहना गलत है, केवल कला पक्ष के आधार पर ही रचना का मूल्यांकन करना गलत है। तो साहित्य की उपयोगितावादी दृष्टि पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उपयोगितावादी 1 नंबर ये रहा। दूसरा है मार्क्स भाषा शैली के बारे में क्या कहते हैं, शैली को अभिव्यक्ति की शक्ति कहते हैं। शैली को क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की शक्ति कहते हैं। तो अभिव्यक्ति की शक्ति कह रहे हैं तो पूर्णतः अवहेलना कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो सीधा ये उत्तर हो गया। और फिर है कि मार्क्सवाद
साहित्य की उपयोगितावादी दृष्टि पर बल देते हैं। सारे ऑप्शन हो चुके। फिर है कफन कहानी किस संदर्भ में असंगत है। देखिए पहला ही कथन क्या है, कर्म की नैतिकता का अर्थ के संबंध में पुनर्मूल्यांकन किया गया है। सामंतवादी पूंजीवाद का शिकार मानव मुफ्तखोर व स्वार्थ की हद तक पहुंच जाता है, भूख के कारण हृदयहीन हो जाता है। ये यहाँ पर कर्म के नैतिकता के अर्थ के संबंध में पुनर्मूल्यांकन का प्रयास है। और इसके साथ ही साथ घीसू और माधव की दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जीवन की महत्ता का अंकन है। वे बुद्धिया की प्रसव वेदना और मौत हो जाने पर भी आलू क्यों खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को जिंदा रहना है। वे ये जो बुद्धिया की मौत हो रही है उस समय भी आलू खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूख उन्हें बहुत अधिक परेशान कर चुकी है। इस प्रकार से और इसके साथ ही साथ आर्थिक वैषम्य मूलक समाज व्यवस्था का चित्रण, ये देखिए समाज की दशा को वो कि बगिया उधेड़ कर रख दी प्रेमचंद ने इस कहानी में। भूख किसी की सगी नहीं और आर्थिक असमानताएं, अकर्मण्यता और मनुष्य को अकर्मण्य कौन बना रही है? आर्थिक असमानता। वे बात करते हुए कहते हैं कि कौन, प्रेमचंद खुद कहते हैं कि कौन सा ऐसा किसान है जो बहुत अधिक काम करने के बाद बहुत अधिक सुखी जीवन जी रहा है। तो किशु और माधव सोच रहे हैं कि जो काम करने वाले वे भी दुखी है तो हम काम क्यों करें। इस प्रकार से उनके अकर्मण्यता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस बात का हमने यहाँ पर पूरी तरह से समीक्षात्मक तरीके से कफन कहानी को पहले मूल रूप को पढ़ा था और फिर उसके बाद समीक्षात्मक तरीके से उसे पढ़ा था और वहीं से ये सवाल मौजूद है, समीक्षा से आए हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य और कला सर्जन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? गौण नाम तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। वीडियो में हम बात कर रहे थे बार बार कि गौण नाम भले ही है लेकिन है कल्पना कौन कैसी? महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण है। तो ये रहा कला जगत में कौन सी कल्पना शक्ति द्वारा ऐन्द्रिक जगत व मनोजगत के समन्वय से कला सर्जन का प्रयास किया जाता है, तो वो गौण कल्पना है। कॉलरिज ने कल्पना को अनिर्वचनीय एवं जादुई शक्ति कहा है क्योंकि वो क्या करती है? कॉलरिज कल्पना को समन्वय, एकीकरण और रूपांतरण करने की क्षमता मानते हैं और इसे जादुई शक्ति कहते हैं, समन्वयकारी जादुई शक्ति कहते हैं। और इसका कारण क्या है? समन्वय की भावना और उसके साथ ही साथ सर्वथा विरोधी धर्मों में भी समन्वय करने की संगति है। यानी कितने ही विरोधी तथ्य हो उनको समन्वय कर देने की शक्ति कल्पना में रहती है। कहानी और मूल संवेदना की दृष्टि से असंगत है। गदल जो है उसका दलित शोषण और संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। वो किसकी कहानी है? गुर्जर जाति के पारिवारिक संबंधों की। ये देखिए समीक्षा में हमने लिखा कि पारिवारिक संबंधों की एक मार्मिक और हिला देने वाली कहानी है कि अपने नैतिक मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों की कहानी मात्र नहीं, इसमें एक गहरी प्रेम संवेदना उपस्थित है। लेकिन दलित शोषण इत्यादि से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब कहानियों के अलग अलग मूल भाव अलग अलग जगह पर हमने बात की थी। आधे अधूरे नाटक के अनुसार पात्र संबंधी असंगत सीधे ये पात्र रहे। पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, पुरुष तो सिंघानिया। इनका मूल क्या है? काले सूट वाला आदमी है। इनको हमने अलग से रेड पेन से हाईलाइट करते हुए पढ़ा था कि इन सब के नाम अपने को याद होने चाहिए, बार बार याद किए थे। पुरुष एक महेंद्र, पुरुष दो सिंघानिया, 3 जगमोहन, 4 जुनेजा और बड़ी लड़की अलग है, लड़का अलग है और छोटी लड़की अलग है। तो महेंद्र, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, मसी जजू। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत विकल्प है। इसके पात्र, स्थितियां और मन स्थितियां अविश्वसनीय। अविश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय है। ये देखिए विश्वसनीय है, ये पढ़ा। इसके पात्र, स्थितियां और मन स्थितियां यथार्थ परक विश्वसनीय है। बस शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ। यहाँ आधे अधूरे समकालीन जीवन का चित्रण है और यहाँ विश्वसनीय को विशेष तौर पर हमने इस पर बात की और ये इसका सवाल मौजूद है क्योंकि
अधूरापन कहीं ना कहीं नगरीय जीवन में, महानगरीय जीवन में मौजूद है, इस वजह से विश्वसनीय है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण ये रहा, रेड पेन से लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथानक। अगला है, माभोज के अनुसार दाह साहब के व्यक्तित्व के संबंध में असंगत है। विदेशी जाति पद्धति से बिल्कुल लगाव नहीं है। साहब को किससे लगाव है? दाह साहब को जितना देश प्रिय है उतनी देश की पद्धति प्रिय है। दाह साहब को जितना देश प्रिय है उतनी ही क्या प्रिय है? देश की पद्धति प्रिय है। तो विदेश से बिल्कुल ही लगाव नहीं है। जानत हो जारी फल चारी ही चनक को, पंक्ति में तुलसी ने भ्रम में पड़े हुए जीव के लिए 4 पुरुषार्थ किसके प्रतीक माने? ये पढ़े, चनक को, चने के प्रतीक। किसके प्रतीक है? ये रहा यहाँ समझाया वो पूरा कि ये चने के प्रतीक है। 4 पुरुषार्थ ये अंतिम पंक्ति में ये देखिए, इसी चने को मैं क्या समझता हूँ? पुरुषार्थ समझता हूँ। ये यहाँ पर उत्तर है। घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है अब आनी के बीच पहाड़ परे। सीधी वियोग की अवस्था है और वियोग की अवस्था प्रवास के समय में ही हो सकती है। त्याग, करुणा और मान से इनका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? सभी के कथन दे रखे हैं, उनमें से एक छांटना है कि असंगत कौन सा है। अगर हमें यहाँ लिखे हुए जो हमने पढ़े थे और बार बार जिन पर बात की थी, अलग से लिखा था राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सा विद्वान क्या मानता है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ और सभी को अलग अलग लिखा हुआ चार्ट की तरह। ग्रियर्सन क्या मानते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश नागर रूप। सुनीति कुमार चटर्जी क्या मानते हैं? सौराष्ट्री रूप। और टैसीटोरी क्या मानते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश। और कन्हैयालाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया सौरसेनी के गुर्जरी से मानते हैं। तो कन्हैयालाल का क्या लिखा है? पैसाची। सीधा गलत हो जाएगा क्योंकि सौरसेनी के गुर्जरी रूप से उन्होंने माना है। इनमें से किस अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्ति परक संबंध नहीं है? कहकर से कोई लेना देना नहीं, बाकी सब नाम यहाँ पर मौजूद है। माई मेरी हरी न बूझी बात, या पिंड महे प्राण पापी निकसी क्यों नहीं जात। मीरा किसका है? मीरा का। और मीरा इस पिंड यानी शरीर, ये रहा पिंड यानी शरीर की बात कर रही है, और प्राण जो पापी है उसकी बात कर रही है। हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इन काव्य पंक्तियों में निहित छंद क्या है? तो इसके लिए हम खेले कूदे हर्षयुत ये उदाहरण है, और उसके साथ ही साथ ये उलाला की कुछ विशेषताएं हैं जो हमने उलाला को पढ़ते वक्त ढंग से पढ़ी थी, सबको याद किया था कि मात्रिक अर्थ सम है और विषम चरणों में क्या क्या है? 15-15 मात्राएं हैं। तो मात्राएं लगाकर और हमें गिनती करनी है और सीधा हमारा उलाला मिल जाएगा इन लक्षणों के आधार पर। मंदाक्रांता छंद की विशेषता नहीं है। तो मंदाक्रांता में मगन, भगन, नगन, तगण, तगण और गुरु गुरु आते हैं, ये सही है। और 4 चरण इसमें होते हैं, वर्णिक समछंद ये होता है, और उसके साथ ही साथ 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है। ये रहा 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो इन समझी हुई चीजों के बारे में हमें पूरा पता है, तो ये तुक की अनिवार्यता वाला अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि तुक इसमें किसमें मिलता है? अलग। इसमें मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं, और म गण, भ गण, न गण, त गण, त गण और गुरु गुरु आता है। और 4, 6 और 7वें वर्ण पर यति रहती है, और चारों चरणों में तुक की अनिवार्यता नहीं रहती है। प्लेटो की मान्यताओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कला जगत यथार्थ से सीधा संबंध है। यथार्थ से सीधा नहीं है कला जगत। ये रहा, देखिए कला जगत, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार सब इसमें आएंगे, और अनुकरण का अनुकरण है, सीधा
संबंध इसका नहीं है और बाकी सारे ऑप्शन भी इसके साथ मौजूद है। ये हमारे कोर्सेज है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज प्रोफेसर, L&R क्लासेस BMR के। लॉन्जाइनस का उदात्त विषय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस शैली में लिखा गया? पेरिहोप्सुस पत्र शैली में लिखा गया। सीधा हमने यहाँ पर बात की है उत्तम पुरुष शैली में, और किस शैली में? पत्र शैली में लिखा गया है। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहू नहीं आनी तिहारिये। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके संदर्भ में असंगत कथन क्या है? असंगत मतलब गलत कौन सा है? सौंदर्य की बात तो हो ही रही है, ये रहा सौंदर्य, यहाँ पर वो रहा सौंदर्य की विलक्षणता, रूप में विलक्षणता है नायिका के, और उपालंभ का भाव बिल्कुल नहीं है, सौंदर्य की है, नेत्रों की विलक्षणता है, ये रही आंखों की आदत भी अजीब सी है, वे सौंदर्य का ही पान करती है, और उसके साथ ही साथ प्राण न्योचावर करने की, ये रहा प्राण न्योचावर। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रेसी अर्थात घनानंद कह रहे हैं सुजान पर प्राण न्योचावर करने की बात। नामू राम रावरो तो चाम की चलाई है। प्रस्तुत पंक्ति में चाम की चलाई है का लक्ष्यार्थ क्या है? पापियों को भी राम के नाम ने परम पद दे दिया। पापियों को भी क्या दे दिया? परम पद। ये रहा दीनहीन पापी को भी प्रभु कृपा से परम पद मिल गया, महिमामयी वो बन गया। इलियट के अनुसार किसी कवि का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? दिवंगत कवियों की सापेक्षता में कृति की तुलना पुरानी रचनाओं के सापेक्ष की जाती है। क्रोचे की अंतः प्रज्ञा संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध कथन है। अंतः प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अविश्वसनीय नहीं, स्पष्ट और विश्वसनीय होता है। ये रहा, देखिए, अंतः प्रज्ञा और बुद्धि परस्पर पूरक और सहायक है। दोनों के समन्वय से प्राप्त ज्ञान वास्तविक, पूर्ण और आदर्श ज्ञान होता है, विश्वसनीय होता है। क्रोचे के अनुसार संगत क्या है? ये देखिए कौन सा कथन क्रोचे की अभिव्यंजनावाद विषयक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ देखिए, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला नहीं है, यह गलत है। यह 3 नंबर वाला देखिए, अंतः प्रज्ञा अभिव्यंजना व कला अभेद है। अभेद है तो फिर कला नहीं कैसे हो गया? तीनों एक ही है। तो इसी पंक्ति में पूरा उत्तर मौजूद है। 3 नंबर भी 4 नंबर भी, अभेद वाला भी यही होगा और 3 भी यही होगा कि दोनों में अभेद है। तो सीधी बात है, या तो ये सही होगा या वो सही होगा। तो वो सही है तो ये सीधा गलत है। आलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जगत के मूर्त और सजीव पदार्थ ही काव्य के आलंबन होते हैं? नहीं, हम आलंबन के विषय में बार बार बात करते हैं कि प्रकृति की कोई भी वस्तु या परमात्मा जो अदृश्य है, जो अमूर्त है, वो भी आलंबन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने आलंबन की परिभाषा पर बात की, उस पर बात की। ये तो उससे स्पष्ट है कि केवल मूर्त और सजीव ही आलंबन नहीं होते, अमूर्त भी होते हैं। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है कान प्यारे पी को। सीधी बात है, असूया या ईर्ष्या का भाव दिखाई दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट के साथ मौजूद। मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी, एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। गोदान उपन्यास में यह कथन माता दीन की प्रेमिका सिलिया कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही मुझे मार दे, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने माता दीन को नहीं छोड़ पाऊंगी। ये सिलिया कहती है, अपने पिता और माता दोनों से मर जाऊंगी लेकिन हरजाई न बनूंगी। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में सम्मिलित नहीं है। मम्मट का काव्य प्रयोजन ये रहा, काव्यम यशस से अर्थ करते व्यवहार विदेश वेतर, सत्य सध्य परिनिवर्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। और प्रश्न में देखें तो यश अर्थ सुवेतर सत्य, अनिष्ट का विनाश, उपयुक्त तीनों तो काव्य प्रयोजन है। तो इसके अलावा जो मोक्ष दिखाई दे रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। गीतिका छंद की विशेषता नहीं है, मात्रिक विषम नहीं है, मात्रिक सम छंद है और बाकी सारी इसकी विशेषताएं है।
यहू तन जारो मसी करूं ज्यों धुआं जाई सरगी, मती वे राम दया करे परसे बुझावे अगी। तो यहाँ विरह की मार्मिकता का है, तन जलाकर मसी बना रही है, स्याही बना रही है, और उसका धुआं जो है वो स्वर्ग जा रहा है। तो सीधा विरह की मार्मिकता तो दिखाई दे रही है। दूसरा है शारीरिक उत्सर्ग। ये रहा जीवात्मा विरहिणी कहती है कि अगर मेरी मृत्यु के बाद मुझे परमात्मा मिलते हैं तो मैं इस शरीर को जलाकर राख या कोयले से स्याही बना दूं। तो उत्सर्ग की बात आ गई। और आत्मा की तीव्र मिलन की उत्कंठा है। भक्त की मृत्यु के पश्चात उस पर भगवान की कृपा होने का विश्वास प्रकट हो रहा है। और उसके साथ ही साथ जो प्रियतमा है या जो प्रियतमा के रूप में आत्मा है वो अपने परमात्मा से जल्दी मिलना चाहती है, उसके लिए भले ही उसे मर जाना पड़े। और इसमें विशेषोक्ति अलंकार नहीं है। अवधु ज्ञान लहरी धुनि मींडी रे, शब्द अतीत अनाहद राता इह विधि तृष्णा खांडी। पद में मुख्यतः अवधु कहकर किसे संबोधित किया है? सीधा अवधूत एक प्रकार के साधु को संबोधित किया है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। निर्मोक क्या है? कैंचुल ही। सीधा कहां से आया? कामायनी से। चौपाई छंद के संबंध में संगत कथन होगा। चरण के अंत में लघु गुरु न हो। चरण के अंत में क्या न हो? लघु गुरु होता है, गुरु लघु ना हो। अब बोलने में वो ट्रेंड में आ चुका है कि क्या होते हैं? लघु गुरु होते हैं, गुरु लघु नहीं होते। जगण और तगण नहीं होते। जगण में क्या होता है? 1 2 1 ज भा न। और तगण में ताराज ये नहीं आते। तो देखिए ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो नहीं आएंगे। तो एक ही ये कथन सही है, बाकी सारे के सारे कथन गलत है। मध्य का तुक नहीं मिलता, चौपाई में अंतिम तुक मिलता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुगारी। ये उक्त काव्यांश के संदर्भ में असंगत है। श्लेष अलंकार यहाँ नहीं है क्योंकि घोष का सीधा सीधा अर्थ है ग्वालों का गांव। कोई इसमें श्लेष नहीं है ग्वालों के गांव में। बाकी सब इसमें सही है। योग की गटरी है। गोपियों के कथन में बरसना तो दिखाई दे रही है, वो फटकार रही है, व्यंग्य कर रही है, तो तीनों कथन स्पष्ट हो रहे हैं। और श्लेष की बात करें तो घोष में किसी प्रकार का कोई श्लेष नहीं है। विखंडनवाद का पाठ और पढ़त संबंधी मान्यताओं के विरुद्ध कथन होगा। यह पाठ को बंद पाठ के रूप में पढ़ने की हिमायत नहीं करता। यह एक भाषा पाठ का अर्थ अन्य संबंध भाषा पाठों से जोड़ने का प्रयास करता है, तो बंद पाठ में वो विश्वास नहीं करता। समग्र पाठ बंद पाठ का दमन करता है और खुले पाठ योजना पर, खुले में पाठ पर चर्चा, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा, अलग अलग तरीके से चर्चा पर जोर देता है। वर्ण सगाई अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे के सारे कथन यहाँ मौजूद है और कौन सा सही नहीं है उस पर बात करें तो वर्ण सगाई हेतु अल्प प्राण और उनके सहयोगी महाप्राण वर्णों का परस्पर प्रयोग निषिद्ध नहीं माना जाता। परस्पर प्रयोग होता है। क्या होता है? अल्प प्राण महाप्राण। ये पढ़ा देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण एक साथ आते हैं। अदम हीन वर्ण सगाई में ये आते हैं। और कौन से अल्प प्राण और महाप्राण एक साथ आते हैं ये देखिए। यहाँ पर हमने विश्लेषण के साथ सारणी के रूप में इनको अलग अलग पढ़ा था। अलंकार विषय कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? यानी एक ही सही है। वो कौन सा है? भ्रांतिमान में क्या होता है? जब सादृश्य के कारण भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ये रहा, जब किसी पद में सादृश्य के आधार पर उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है वहां भ्रांतिमान होता है। और जैसे ही किसी दूसरे पदार्थ की विशेषताओं के मिलने पर हम उसे दूसरा पदार्थ समझ लेते हैं और यही भ्रम क्या हो जाता है? भ्रांतिमान बन जाता है। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के विभिन्न चरणों में परिगणित नहीं किया।
सौंदर्य मूलक आनंद, ये रहा सौंदर्य मूलक आनंद, ये रही अभिव्यंजना, ये रहा संस्कार। तो बाकी बचा कौन? विधान को दूर कर दीजिए। इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के संबंध में असंगत है। असंगत कौन सा है? देखिए सीधा, कविता के तीसरे स्वर में कवि स्वयं उपस्थित रहता है, लेकिन श्रोताओं को संबोधित नहीं करता, स्वयं नहीं रहता, स्वयं कवि नहीं रहता। किसके माध्यम से? नाटकीय स्वर यानी अभिनेता के माध्यम से अपनी बात कहता है, स्वयं उपस्थित तृतीय स्वर में बिल्कुल नहीं रहता। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ये देखिए सारणी के रूप में। धिक जीवन ही जो पाया, पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम की किस मनोदशा का वर्णन है? हताश हो रहे हैं, जीवन को धिक्कार रहे हैं, जीवन को धिक्कार रहे हैं, बिल्कुल निराश है, सदैव विरोधों का सामना करना पड़ा है, इसलिए स्वयं को बहुत अधिक सोच में डूबा हुआ और अपने आप को निराश हताश महसूस कर रहे हैं श्री राम। मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। कौन कहता है? सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, उसमें हरीश कहता है कि आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह रस्म, सलाम की जो रस्म है, ये बंद होनी चाहिए, आगे चलती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हरीश एक क्रांतिकारी लड़का है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बिठावे तही बैठूं, बैठे बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्तियों में मीरा का अपने आराध्य के प्रति कौन सा भाव है? आत्मसमर्पण, कृष्ण को पूर्ण समर्पित करती है, जहां बिठाए वहां बैठ जाऊं, पूर्ण समर्पित कर रही है, और पूर्ण समर्पित कर रही है तो समर्पण का भाव आ गया, अपने आप मान है न उपालंब है। ये अब सूची है, सूची के अनुसार इलियट का सीधा व्यक्तित्व पलायन वाला आ गया, बहुत ही आसान, रेड में लिखा हुआ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट किया हुआ। वैसे ही ये कला जो है वो आंतरिक व अखंड है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे कथन हमारे सामने हैं। जागिए न सोइए बिकोइए जन्मों जाए, दुख रोग रोइए कलेसु को काम को। सांसारिक दौड़ धूप के लिए बात है, इस जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर रहे हैं, दुख और रोगों के कारण रोते हैं, काम क्रोध अर्थात सांसारिक भोग में डूबे रहते हैं। और इस प्रकार से ये अंश भावार्थ हो गया। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्न में से किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विवेचन किया जाता है? करुणा और त्रास। त्रासदी सिद्धांत पूरा किस पर आधारित है? करुणा और त्रास पर, उन्हीं के आधार पर विवेचन किया जाता है। कॉलरिज के अनुसार दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान कराने वाली शक्ति कौन सी है? दृश्य जगत की बात हो रही है, दृश्य जगत का स्पष्ट व्यवस्थित, देखिए रेड पेन से लिखा हुआ, ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति कौन सी है? मुख्य कल्पना, और इसके आधार पर नए ज्ञान से परिचय कराने का काम करती है, समन्वय करने का काम करती है, वो कौन है? गौण कल्पना है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद उनके किस ग्रंथ में विवेचित है? एस्थेटिक में है, बिल्कुल, ये रहा, सौंदर्य शास्त्र इसका नाम है और एस्थेटिक है। जो कहूं भाव तो दीठी परे घन आनंद, आंसू नी औसर गारती। उक्त पंक्ति में घनानंद का अर्थ नहीं है, दृष्टि का कोई लेना देना नहीं है, दृष्टि यहाँ पर बिल्कुल अलग है। दृष्टि, जो कहूं भाव तो दीठी परे, दीठी का अर्थ दृष्टि है, दृष्टि किसका अर्थ है? दीठी का है। यहाँ पर घन आनंद के तो तीन अर्थ है, एक बादल हो गया, आनंद के बादल, और घने आनंद वाले आंसू, ये रहा, प्रसन्नता बहाने वाले घने आनंद वाले आंसू। और कवि का नाम हम सबको पता ही है, बार बार इस पर बात करते हैं। नैन चुवही जस माहवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। नागमती वियोग खंड के अनुसार उक्त चित्रण किस माह का है? जब हम नागमती वियोग खंड पढ़ रहे थे, तब बार बार इस बात को मुख्य तौर पर बार बार जुबान पर ला रहे थे कि कौन सा वर्णन किस महीने में है, ये सवाल बन सकता है। और इस पेपर में ऐसे 2-3 सवाल आ चुके हैं। तो ये किस महीने की बात हो रही है? महा यानी माघ के महीने में, वो सीधा ऊपर ही लिखा हुआ है, और पहली पंक्ति में भी माघ महीने का वर्णन। उत्तर देख लीजिए। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित मानक
हिंदी शब्दावली की दृष्टि से अशुद्ध 39 होता है, न कि 39। और बाकी पूरी हिंदी वर्णमाला पर हमने हिंदी की जो अंतरराष्ट्रीय अंकों का भारतीय मानक रूप है उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से बात की थी। संविधान के अनुच्छेद 120 में किया गया विशिष्ट उपबंध क्या है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो ये रहा 120 और ये रही संसद की भाषा। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। तो यहाँ पर हरि अविनाशी मनमोहन लग रहे हैं इसलिए माधुर्य है, और सीधा दासी बन रही है तो दासी भाव। दोनों ही भाव मीरा में मिलते हैं, बार बार हम बात करते हैं। नमस्कार।